हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप सभी का 11th क्लास की केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम जैसा आप जानते हो संतोष साहू है और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। और अपना टॉपिक चल रहा है सामान्य नाम पद्धति, कॉमन नेम सिस्टम। लास्ट क्लास में मैंने आपको हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों के सामान्य नाम बताए थे, सही है। मैंने आपसे कहा था कि हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न जो होते हैं इनके सामान्य नाम, ध्यान से इधर देख लो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था जो हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न है इनके सामान्य नाम लिखने के दो तरीके हैं। फर्स्ट, एक तो सिस्टम फर्स्ट है और एक सिस्टम सेकंड है। ध्यान है क्या? तो एक तो सिस्टम फर्स्ट है और दूसरा कौन सा है दोस्तों? सिस्टम सेकंड। तो हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों के सामान्य नाम लिखने के दो तरीके हैं, एक तो आप जानते हो फर्स्ट और दूसरा कौन सा है? सेकंड। क्लियर? अब बात करता हूं आपके सामने। मैं आपको समझा चुका था कि सिस्टम फर्स्ट के अनुसार हम हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों का सामान्य नाम कैसे लिखते हैं। पहले आप लिखते हैं हाइड्रोकार्बन मूलक का नाम, हाइड्रोकार्बन मूलक का नाम लिखोगे पहले और फिर लिखोगे जेड समूह का अनुलग्न। अच्छा, सिस्टम सेकंड बताया था, लास्ट क्लास में ये पढ़ा था अपन ने। तो सिस्टम सेकंड के अनुसार हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों का सामान्य नाम कैसे लिखते हैं? पहले लिखते हैं कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्वलग्न। क्लियर? और पीछे लिखते हैं जेड समूह का अनुलग्न। एक बार देख लो फिर आगे बढ़ जाऊंगा मैं। तो पहले कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्वलग्न लिखोगे, फिर जेड समूह का अनुलग्न लिखोगे। अच्छा, आपको सिस्टम फर्स्ट के अनुसार हाइड्रोकार्बन मूलकों का नाम लिखना मैं सिखा चुका हूं और सिस्टम सेकंड के अनुसार मैं आपको बता रहा था लास्ट क्लास में। पहले कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्वलग्न लिखोगे। जैसे पूर्वलग्न बताए थे मैंने आपको, फार्म, एसिड, ध्यान आ रहा हो, कॉपी पढ़ो, प्रोपियोन, ब्यूटेर, बेलेर, ये सभी पूर्वलग्न हैं। ये कार्बन की संख्या के आधार पर लिखे जाते हैं। अगर कार्बन की संख्या 1 तो पूर्वलग्न लिखोगे आप फार्म, कार्बन की संख्या 2 तो पूर्वलग्न लिखोगे एसिड, कार्बन की संख्या 3 तो पूर्वलग्न लिखोगे प्रोपियोन, कार्बन की संख्या 4 तो पूर्वलग्न आएगा ब्यूटेर और कार्बन की संख्या 5 तो पूर्वलग्न आएगा बेलेर। फिर बाद में आपको लिखना है जेड समूह का अनुलग्न। आपको मैंने कुछ जेड समूह बताए थे जो सिस्टम सेकंड में आते हैं। एक CHO आता है, ये बताया था। इसका अनुलग्न बताया था, ध्यान करो, इसका अनुलग्न बताया था एल्डिहाइड। एक ये बताया था मैंने जेड समूह, इसका अनुलग्न बताया था एक अम्ल। एक जेड समूह मैंने ये बताया था CONH2, इसका अनुलग्न क्या बताया था? एमाइड। एक जेड समूह मैंने ये लिखा था COX, इसका एल हैलाइड अनुलग्न। और एक बताया था मैंने ये C डबल बॉन्ड OO, इसका अनुलग्न बताया था इस तरह से एल्किल डॉट 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 8, ये लिखा था आपने लास्ट क्लास में। तो ये सभी जेड समूह बताए थे मैंने। अगर इनमें से आपको कोई भी जेड समूह देखने को मिले तो नामकरण हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न का कौन से सिस्टम में करोगे? सेकंड में। मतलब पहले कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्वलग्न लिखोगे और फिर जेड समूह का अनुलग्न लिखोगे। क्लियर? मैं आपको लास्ट क्लास में कुछ एग्जाम्पल आपको लिखने के लिए देकर के गया था, सही है।
लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल लिखने के लिए कहा था। क्लियर? तो ढंग से देख लो, इनमें से ये भी जो जेड समूह है, इनमें से आपको कोई भी जेड समूह अगर देखने को मिला तो नामकरण का आप कौन सा तरीका अपनाओगे? सेकंड, सिस्टम सेकंड। और उसमें नामकरण कैसे करते हैं? पहले कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्वलग्न लिखते हैं, फिर जेड समूह का अनुलग्न लिखते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, कुछ मैंने आपसे घर से करने के लिए कहे थे, है ना। अब एक आध एग्जाम्पल और बताता हूं, देखो इधर। जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा ही है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने लिखा, मान लो ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH। पहले देखो ये जेड समूह है या नहीं है? इसमें है। ये जेड समूह जो है ये सिस्टम सेकंड का जेड समूह है, तो नामकरण सिस्टम सेकंड से होगा। कैसे होगा? पहले कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्वलग्न लिखोगे। दोस्तों देखो इसमें कार्बन कितने हैं? 3। तो पूर्वलग्न क्या आएगा बेटे? प्रोपियोन। तो आप पहले लिखोगे प्रोपियोन, ठीक है। और पीछे जेड समूह का अनुलग्न, ये जेड समूह है, इसका अनुलग्न आपको पता है क्या है? एक अम्ल। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? प्रोपियोनिक अम्ल। इस तरह से मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल करने के लिए दिए थे, सामान्य नाम लिखने के लिए दिए थे। क्लियर है? अच्छा, एक दो एग्जाम्पल और देख लो, फिर मैं आगे बात करूंगा। एस्टर का मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं दिया, ऐसे का ये जिनमें ये जेड समूह हो ना उनको एस्टर कहते हैं, एस्टर। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने लिखा आपके सामने CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब ढंग से पहचानो, इसमें ये जेड समूह है। अब इसका अगर आपको सामान्य नाम लिखना है तो ढंग से सुनो, पहले O से जुड़े इस समूह का नाम लिखोगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मैथिल। O से जुड़ा समूह जानते हो आप कौन सा है? ये मेल्क। मैंने लिखाया है, नामकरण ऐसे करना है, एल्किल डॉट 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 8। इसका मतलब समझ लो कि पहले आपको O से जुड़े एल्किल समूह का नाम लिखना है, आपने लिख दिया मैथिल, लिख दिया। फिर क्या करना है? फिर आपको कार्बन की संख्या के आधार पर, अब ये तो आपने लिख दिया, अब इसमें CS कार्बन कितने बचे? 2। फिर आपको कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्वलग्न लिखना है। 2 कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे? एसिड। और पीछे क्या लगा दोगे? 8। 8 लिखा जाएगा ना, जेड समूह का अनुलग्न है 8। तो इस तरह से इसका नाम हो गया मेथिल एसीटेट। अच्छा, मैंने आपको दूसरा एग्जांपल दिया, जैसे मैंने ये दिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH2 CH3। ढंग से देखना, अब मैंने कहा इसका सामान्य नाम लिखो, तो फिर समझाता हूं मैंने। तो ये भी, इसमें भी देख लो जेड समूह ये है, ये एक एस्टर है, एस्टर। क्या है? एस्टर। पहले ऑक्सीजन से जुड़े इसका नाम लिखना है एल्किल समूह का। देखो एल्किल डॉट डॉट डॉट, तो ऑक्सीजन से जुड़े इसका नाम लिखना है, आप खूब जानते हो इसका नाम क्या है? एथिल। पढ़ा है ना, ये हाइड्रोकार्बन मूलक ही तो है, इसका नाम एथिल लिख दिया। तो इनका तरीका थोड़ा सा अलग है एस्टरों का, जिनमें ये समूह, उनका सामान्य नाम लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। पहले ऑक्सीजन से जुड़े समूह का नाम लिखोगे एथिल। अब इसमें कितने कार्बन बचे हैं? 3। 3 के लिए पूर्वलग्न क्या लिखोगे बेटा? प्रोपियोन। और पीछे अनुलग्न लग जाएगा 8, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल प्रोपियोनेट। तो इनके और इन्हें भी नोट कर लो आप अपनी कॉपी में, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। फटाफट इन्हें लिखें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले इन्हें लिख लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई, है ना। अच्छा, अब मैं बात करता हूं आगे। कॉपी में इसको लिख लो पहले, फिर हम आगे पढ़ेंगे।
लिख लिया। अब देखो आगे सुनो दोस्तों, अब ये अपन ने सामान्य नाम पद्धति पढ़ ली है, सही है। सामान्य नाम पद्धति यहां कंप्लीट हो गई है। आप ढंग से सुनो, मैंने आपको पहले हाइड्रोकार्बनों के सामान्य नाम बताए थे, ध्यान है क्या? हाइड्रोकार्बन दो तरह के थे, संतृप्त और असंतृप्त। सबके हाइड्रोकार्बन के सामान्य नाम बताए थे। हाइड्रोकार्बन दो तरह के थे, ध्यान करो, एक तो संतृप्त और एक असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को एल्केन कहते हैं, पहले एल्क बाद में एन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी बताए थे, उनके भी सामान्य नाम बताए थे मैंने। एक द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को आपको पता है क्या कहते हैं? उसको एल्काइलिन कहते हैं। और त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है उसको, ध्यान करो, याद आ गया क्या है? उनको एसिटिलीन का व्युत्पन्न मानते हैं। फिर मैंने हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों के सामान्य नामकरण बताया। हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों के नामकरण का दो तरीके हैं, एक सिस्टम फर्स्ट और एक सिस्टम सेकंड। जेड समूह देख करके पता लगाना है कि नामकरण सिस्टम फर्स्ट से करना है या नामकरण सिस्टम सेकंड से करना है। सिस्टम फर्स्ट में नामकरण का तरीका बताया, पहले हाइड्रोकार्बन मूलक का नाम, फिर जेड समूह का अनुलग्न। आपको हाइड्रोकार्बन मूलक भी पढ़ाए हैं। फिर सिस्टम सेकंड में मैंने आपको बताया है नामकरण कैसे करते हैं। पहले लिखते हैं कार्बन की संख्या के आधार पर दोस्तों पूर्वलग्न, और बाद में लिखते हैं जेड समूह का अनुलग्न। तो यहां अपन सामान्य नाम पद्धति यहां फिनिश करते हैं। अब आपको पढ़नी है कौन सी पद्धति? IUPAC, ठीक है। तो अब हम पढ़ने आ रहे हैं IUPAC नाम पद्धति। क्लियर? देखो इधर, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक IUPAC नाम पद्धति, वेरी मोस्ट आपको पता है कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की दो पद्धतियां हैं। अब तक आप पढ़ रहे थे सामान्य नाम पद्धति, और अब आप पढ़ोगे कौन सी? IUPAC नाम पद्धति। वेरी मोस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ढंग से पढ़ना है। IUPAC नाम पद्धति क्लास एक भी दिन आपको मिस नहीं करनी है, इन्हें ढंग से पढ़ो, ढंग से समझो। तो सबसे पहले अपन IUPAC नाम पद्धति क्या है इसको सोच लेते हैं। देखो IUPAC संस्था बनी, और IUPAC संस्था जो है इसने कार्बनिक यौगिकों के नाम नियमों के अकॉर्डिंग रखे। अब जब अपन किसी कार्बनिक यौगिक का नाम IUPAC संस्था द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार करते हैं तो कार्बनिक यौगिक का वह नाम कहलाता है IUPAC नाम। मतलब मैं सिंपल भाषा में कहूं, IUPAC पद्धति ने कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए नियम बनाए, और उन नियमों से IUPAC संस्था द्वारा निर्मित उन नियमों से जब हम किसी कार्बनिक यौगिक का दोस्तों नाम लिखते हैं तो वो नाम उसका कौन सा नाम कहलाता है? IUPAC नाम। सही है। अब बात आई भाई कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है। हाँ, ढंग से देखना, कार्बनिक यौगिक कोई भी है तो उसका IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, ढंग से सुनना। तो IUPAC नाम लिखने के नियम, बड़े ध्यान से देख लो, आपको कहा है मैंने कि यहां आपको नियम पढ़ने हैं। तो IUPAC नाम लिखने के नियम, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले सुनो, फर्स्ट पहला नियम है कार्बन की श्रृंखला का चयन करना। ढंग से समझ लेना, और मैंने समझाऊंगा, पहले बोर्ड की तरफ देखो, आप केवल ध्यान से देखो। फिर दूसरा नियम, चयन की गई
कार्बन की श्रृंखला में अंकन करना, अंकन को इंग्लिश में नंबरिंग कहते हैं। तो ये दूसरा नियम है। और थर्ड स्टेप ये है, इसको मैं से ये कह सकता हूं, आईयूपीएसी नाम लिखने के पद या यूपीएससी पद नाम लिखने के पद, आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। तो पहला पद तो क्या होगा, कार्बन की श्रृंखला का चयन करना है। दूसरा पद क्या होगा, चयन की गई कार्बन की श्रृंखला में अंकन करना है। और तीसरा पद होगा आईयूपीएसी नाम लिखना। अब लड़का कहता है कि साहब ये हमारे समझ में नहीं आया कि आपने क्या लिखा है। मैं ये कह रहा हूं, जैसे आपको कोई भी कार्बनिक यौगिक दे दिया, जैसे मान लो ये कोई कार्बनिक यौगिक है, तो पहला काम आईयूपीएसी नाम लिखने के पद, सबसे फर्स्ट पद, प्रथम पद क्या है, सबसे पहले आपको कार्बन की श्रृंखला चयन करनी है। जैसे मान लो इसमें 3 कार्बन की श्रृंखला है, वो आपने चयन कर ली। 3 कार्बन की श्रृंखला ही तो है, तो आपको पहले, भाई सीधी सी बात है, कार्बनिक यौगिक में आपको पता है कार्बन की श्रृंखला होगी, तो सबसे पहला काम आपका यही रहेगा। आप देखना, ढंग से समझना, सबसे पहला काम रहेगा आपका कार्बन की श्रृंखला का चयन। सही है। फिर दूसरा काम क्या होगा, चयन की गई कार्बन की श्रृंखला में अंकन करना है। अंकन का मतलब, जो ये आपने कार्बन की श्रृंखला चयन करी है, इसमें नंबरिंग करोगे, कार्बनों पर नंबरिंग करोगे, ये दूसरा काम होगा आपका। और थर्ड काम होगा आपका आईयूपीएसी नाम लिखना। मतलब आईयूपीएसी नाम तो सबसे अंत में लिखना है, क्लियर कर लो। तो आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए आपको क्या करना है, पहले ये समझो। आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको दोस्तों कार्बन की श्रृंखला का चयन करना है। हाँ तो दोस्तों फिर कहता हूं कि सबसे पहले आप कार्बन की श्रृंखला का चयन कीजिए, ठीक है। फिर दूसरा काम आपको क्या करना है, जो कार्बन की श्रृंखला आप चयन करते हैं उसमें नंबरिंग करनी है। और सबसे अंत में जा करके आपको क्या लिखना है, आईयूपीएसी नाम। तो ध्यान रखो, कोई भी कार्बनिक यौगिक है तो उसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखोगे। सबसे पहले क्या करोगे बताओ मुझे, कार्बन की श्रृंखला का चयन। फिर क्या करोगे, चयन की गई कार्बन की श्रृंखला में नंबरिंग करोगे। इस तरह से नंबरिंग कार्बन परमाणुओं पर होगी। जो कार्बन की श्रृंखला आपने चयन की है ना, उसमें कार्बन परमाणुओं पर नंबरिंग करोगे। और तब लास्ट में जाकर के आप क्या लिखोगे दोस्तों, आईयूपीएसी नाम। तो ये सिस्टम अपनाना है, ठीक है। तो अब ढंग से सुनो। तो आईयूपीएसी नाम लिखने के 3 पद हैं, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। समझ गए इनका मतलब। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो, आईयूपीएसी नाम पद्धति। आईयूपीएसी नाम पद्धति डाल दो, आईयूपीएसी नाम पद्धति लिख दिया। अब इसके बाद नीचे हेडिंग डालो, आईयूपीएसी नाम लिखने के पद। आईयूपीएसी नाम लिखने के पद। अब इसमें लिखो, पहले मैं जो बोल रहा हूं, हेडिंग डाली आपने, आईयूपीएसी नाम लिखने के पद। लिखो इसमें, किसी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम लिखो, किसी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम किसी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम निम्न 3 पदों में लिखा जाता है।
निम्न 3 पदों में लिखा जाता है। ठीक है, आईयूपीएसी नाम निम्न 3 पदों में लिखा जाता है। नंबर 1, कार्बन की श्रृंखला का चयन। नंबर 1, कार्बन की श्रृंखला का चयन। 3 पद हैं, सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला का चयन करना है। नंबर 1, कार्बन की श्रृंखला का चयन। नंबर 2, चयन की गई कार्बन की श्रृंखला में अंकन करना। चयन की गई कार्बन की श्रृंखला में अंकन करना, नंबरिंग करना। और नंबर 3 है आईयूपीएसी नाम लिखना। ये तीसरा पद है। नंबर 3 है आईयूपीएसी नाम लिखना। अब मेरी बात सुनो दोस्तों, आपके दिमाग में क्या बात आएगी, अब सुनना और समझना। मतलब सबसे पहले आईयूपीएसी नाम लिखने के पद, सबसे पहले तो आपको कार्बन की श्रृंखला का चयन करना है। तो अब दिमाग में एक बात आती है कि साहब कार्बन की श्रृंखला का चयन कैसे करेंगे। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला का चयन करना। भाई आईयूपीएसी नाम तो सबसे अंत में लिखा जाता है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा कार्बन की श्रृंखला का चयन करना। फिर सिखाऊंगा कि चयन की गई कार्बन की श्रृंखला में नंबरिंग कैसे करते हैं, और अंत में फिर आपको आईयूपीएसी नाम लिखना सिखाऊंगा। सही है, तो पहले अपन क्या सीखेंगे, कार्बन की श्रृंखला का चयन करना। ठीक है, तो इसके मैं आपको कुछ नियम बताऊंगा। उन नियमों का आप पालन करोगे तो आप आसानी से कार्बन की श्रृंखला का चयन कर लोगे। मतलब हम पढ़ने का हमारा तरीका देखो, पहले हम पढ़ेंगे कार्बन की श्रृंखला का चयन करने के नियम। जब अगर उन नियमों को आप ढंग से समझ जाओगे तो आप आसानी से कार्बन की श्रृंखला का चयन कर लोगे। फिर हम पढ़ेंगे चयन की गई कार्बन की श्रृंखला में नंबरिंग करने के नियम। फिर आपको कार्बन की श्रृंखला में नंबरिंग करने के नियम बताऊंगा, और अंत में फिर बताऊंगा आपको कैसे लिखा जाएगा आईयूपीएसी नाम। समझ गए? तो अब नीचे हेडिंग डालनी है, डालो हेडिंग कार्बन की श्रृंखला का चयन करने के नियम। कार्बन की श्रृंखला का चयन करने के नियम, डाल दो हेडिंग कार्बन की श्रृंखला का चयन करने के नियम। कार्बन की श्रृंखला का चयन करने के नियम। अब नियम नंबर पहला देखो, ये नियम आपको बताएंगे कि कार्बन की श्रृंखला का चयन कैसे करेंगे। तो नियम नंबर 1 किसके नियम है, कार्बन की श्रृंखला का चयन करने के। पहला नियम, सही है, पहला नियम है उस कार्बन की श्रृंखला का चयन करते हैं जो बड़ी तथा जिसमें क्रियात्मक समूह द्विबंध त्रिबंध या प्रतिस्थापी उपस्थित हो। अब मैं इसको लिख देता हूं जिससे आपको याद हो। उस कार्बन की श्रृंखला का चयन करते हैं, ढंग से देख लेना, उस कार्बन की श्रृंखला का चयन करते हैं। कार्बन की श्रृंखला का चयन करना सिखा रहा हूं, उस कार्बन की श्रृंखला का चयन करते हैं जो बड़ी कॉमा तथा जिसमें, कॉमा को हटा देता हूं, जो बड़ी तथा जिसमें क्रियात्मक समूह। मैं समझाऊंगा तब आपके समझ में बैठेगा, कुछ नहीं, केवल बोर्ड की तरफ देखो। जो बड़ी तथा जिसमें क्रियात्मक समूह, कोष्टक में लिख देता हूं जिससे आपको समझ में आए, जेड समूह।
जिन्हें आप तक अब तक जेड समूह बोल रहे थे सिस्टम किसमें, सामान्य नाम पद्धति में। ध्यान करो, आपको सिस्टम फर्स्ट में भी कुछ जेड समूह बताए थे, सिस्टम सेकंड में भी कुछ जेड समूह बताए थे। जो जेड समूह है क्रियात्मक समूह है, जिनको अब तक अपन जेड समूह बोल रहे थे उन्हें अब मैं क्या बोल रहा हूं, क्रियात्मक समूह। क्लियर कर लेना। तो उस कार्बन की श्रृंखला का चयन करते हैं जो बड़ी तथा जिसमें क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह का मतलब समझ गए अब, जेड समूह। सिस्टम फर्स्ट सिस्टम सेकंड में देखे हैं आपने, जेड समूह द्विबंध ऑब्लिक त्रिबंध या प्रतिस्थापी उपस्थित हो। प्रतिस्थापी उपस्थित हो। अब इसमें आप तीन बात आई है उनको ढंग से देख लो। एक तो इसमें लिख रहा है क्रियात्मक समूह, इसका मतलब आप समझ गए। जो आप सिस्टम फर्स्ट हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों के नामकरण, सामान्य नामकरण के दो तरीके देखे थे आपने, एक सिस्टम फर्स्ट और एक सिस्टम सेकंड। सिस्टम फर्स्ट और सेकंड में जो जेड समूह है उन्हें यहां पर क्या बोल रहे हैं, क्रियात्मक समूह। द्विबंध त्रिबंध, द्विबंध त्रिबंध तो आप जानते हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, समझ गए। और प्रतिस्थापी, इसमें एक शब्द और आ रहा है, प्रतिस्थापी क्या होता है। एक बात सुनो मेरी, आईयूपीएसी पद्धति में, आईयूपीएसी पद्धति में धीरे धीरे आपके समझ में आएगा भाई। आप सोचे शुरू में सब चीज समझ लें तो धीरे धीरे समझो। आईयूपीएसी पद्धति में जो हाइड्रोकार्बन मूलक होते हैं उनको प्रतिस्थापी कहते हैं। प्रतिस्थापी का मतलब है यहां पर एक तो हाइड्रोकार्बन मूलक, जो आपको ध्यान से सुन लेना मेरी बात, मैं ऊपर लिख रहा हूं इस बात को, हाइड्रोकार्बन मूलक ये प्रतिस्थापी होते हैं। आईयूपीएसी पद्धति में जो हाइड्रोकार्बन मूलक है, मतलब जो मेथिल एथिल आपने पढ़े थे, एन प्रोपिल आइसोप्रोपिल, वे आईयूपीएसी पद्धति में क्या माने जाए हैं, प्रतिस्थापी। और साथ में आईयूपीएसी पद्धति में जो हैलोजन होते हैं, और मैं आपको बताता चलूंगा है ना धीरे धीरे, हैलोजनों को भी प्रतिस्थापी मानते हैं। जबकि सामान्य नाम पद्धति में जो हैलोजन है FCl-Bri, ध्यान करो, वो जेड समूह है, क्रियात्मक समूह है सिस्टम फर्स्ट के। सामान्य नाम पद्धति में हैलोजन जो है वो जेड समूह है, सिस्टम फर्स्ट के क्रियात्मक समूह है। पर आईयूपीएसी पद्धति में क्या मानते हैं, प्रतिस्थापी। तो अभी तो अपना याद रखो कि हाइड्रोकार्बन मूलक और हैलोजन प्रतिस्थापी हैं। इनके अलावा, हैलोजनों के अलावा आप जेड समूह देखे, अभी जितना मैं बता रहा हूं उतना याद रखें भाई। जितने भी आपने जेड समूह देखे हैं वो सभी क्रियात्मक समूह हैं। द्विबंध त्रिबंध आप जानते हैं। अब इस लाइन का मतलब समझ जाओ जो मैंने लिखा है। नियम नंबर पहला, कार्बन की श्रृंखला का चयन करने के नियम पढ़ रहे हैं। उस कार्बन की श्रृंखला का चयन करते हैं जो बड़ी हो तथा जिसमें, जो बड़ी हो तथा जिसमें क्रियात्मक समूह द्विबंध त्रिबंध या प्रतिस्थापी उपस्थित हो। ढंग से देखो, जैसे मैंने आपके सामने यहां लिखा CH3CH, टू CH3। मैंने कहा आपसे कि कार्बन की श्रृंखला का चयन करो, ये एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं अब, है ना। अब आप ढंग से देखो, इसमें कार्बन की श्रृंखला एक ही है, जो 3 कार्बन की है। ढंग से देख लो, ये कार्बन की श्रृंखला है। अब जिसमें कार्बन की श्रृंखला एक ही हो वहां तो कोई नियम लगाने की जरूरत नहीं है, उस कार्बन की श्रृंखला का ही आप चयन कर लोगे। सही है, मतलब आप कार्बन की श्रृंखला का चयन कर रहे हो जिसमें, एक एक शब्द को बड़े दिमाग से सुन लेना, आप कार्बन की श्रृंखला का चयन कर रहे हो और जिस कार्बनिक यौगिक में एक ही कार्बन की श्रृंखला है वहां पर आपको कार्बन की श्रृंखला के चयन करने के कोई नियम लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, मेरी बात फिर कह देता हूं, मैं रिपीट कर देता हूं। दोबारा से रिपीट कर देता हूं। आप कार्बन की श्रृंखला का चयन कर रहे हो,
कोई कार्बनिक यौगिक है और उसमें मान लो एक ही कार्बन की श्रृंखला है, तो उसका ही आप क्या करोगे, चयन। अगर किसी में एक से अधिक कार्बन की श्रृंखलाएं हैं, एक से ज्यादा श्रृंखलाएं हैं, तो वहां चयन करने के, कार्बन की श्रृंखला के चयन करने के नियम लागू होंगे। भाई जिस कार्बनिक यौगिक में एक ही कार्बन की श्रृंखला है उसी को आप चयन कर लो। जिसमें एक से ज्यादा श्रृंखला है उनमें आप चयन करने के लिए नियम लगाओगे। तो यहाँ तो एक ही श्रृंखला है कार्बन की। एक बात और सुन लो, कार्बन की श्रृंखला का जो चयन होगा वो सिरे से सिरे तक होगा। ऐसी मत करना साहब देखो एक तो 3 कार्बन की श्रृंखला हो गई, एक 2 कार्बन की श्रृंखला हो गई, नहीं। कार्बन की श्रृंखला जो होगी वो सिरे से स्टार्ट होगी, सिरे पर खत्म होगी। जैसे यहाँ पर 3 कार्बन की श्रृंखला आएगी, श्रृंखला सिरे से सिरे तक चलेगी। सही है, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया। अब मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया, देख लो इधर सामने। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया, मैं सेकंड एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैंने आपके सामने लिखा CH3 CH CH3 CH2 CH3। ढंग से देखो, अब आप ढंग से देखो, इसमें आप कार्बन की श्रृंखला का चयन करें तो इसमें आप ढंग से देखो कार्बन की श्रृंखला है कितनी, दिमाग से सोचो। तो इसमें कार्बन की श्रृंखला है मेरे हिसाब से तो 3 है। सही है, लड़का कहता 3 कहाँ है, देखो इधर एक कार्बन की श्रृंखला तो ये हो गई कितने सिरे से सिरे तक होगी कार्बन की श्रृंखला। तो एक कार्बन की श्रृंखला तो ये हो गई 4 कार्बन की, एक ये हो गई 4 कार्बन की, और एक ये भी तो हो गई 3 की, सिरे से सिरे तक। ये भी सिरा है और ये भी सिरा है, तो एक कार्बन की श्रृंखला 3 कार्बन की भी हो गई। एक कार्बन की श्रृंखला इसमें 4 कार्बन की भी हो गई सिरे से सिरे तक, और एक 4 कार्बन की ये नीचे वाली भी हो गई, ऐसे इस तरह से। तो इसमें 3 कार्बन की श्रृंखला है, एक 4 कार्बन की श्रृंखला है, एक 4 कार्बन की श्रृंखला है, और एक ये 3 कार्बन की श्रृंखला है। तो आपको क्या करना है, इसमें कोई क्रियात्मक समूह द्विबंध या त्रिबंध या प्रतिस्थापित तो है ही नहीं, तो आपको बड़ी कार्बन की श्रृंखला का ही क्या कर लेना है, चयन। चाहे आप 4 कार्बन की श्रृंखला ये चुन लेते, चाहे ये चुन लेते। सही है, इसमें कोई, इनको देखो मेन चीज है क्रियात्मक समूह और द्विबंध त्रिबंध, ये है क्या, इसमें नहीं है। तो आप क्या करो फिर ऐसी स्थिति में, बड़ी कार्बन की श्रृंखला। भाई इसमें ये 3 कार्बन की श्रृंखला भी थी, वो नहीं, बड़ी कार्बन की श्रृंखला चयन करनी है। तो बड़ी तो या तो 4 की ये होगी या 4 की होगी, दोनों में से आप कोई भी चयन कर सकते हो। तो इस तरह बड़ी कार्बन की श्रृंखला का चयन होगा, बड़ी बारीकी से देखना। मैंने तीसरा लिखा आपके सामने, मैंने लिखा CH3 CH और नीचे CH3। सही है, फिर लिखा CH, यहां पर लिखा OH। सही है, और ये लिखा CH3। अब बात को ढंग से देखना, इस कार्बन की श्रृंखला में आपको खूब दिख रहा होगा कि यहाँ पर कौन सा समूह आ चुका है, Z समूह, क्रियात्मक समूह। तो हमको उस कार्बन की श्रृंखला का चयन करते हैं जो बड़ी हो तथा जिसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, ये लिख रहा है ना। तो उस कार्बन की श्रृंखला का चयन करें जो बड़ी है। अब ढंग से देखो, ये कितने कार्बन की श्रृंखला है, 4 की। ये भी कितने कार्बन की श्रृंखला है, 4 की। ये कितने की है, 3 की। 3 का तो मामला ही खत्म है, बड़ी चाहिए। अच्छा, अब इस कार्बन की श्रृंखला का चयन करते हैं तो देखो, ये मैंने मान लो 4 कार्बन की श्रृंखला कर ली, तो ये कार्बन की श्रृंखला बड़ी भी है, और इससे आप देख सकते हो क्रियात्मक समूह भी जुड़ा है। सही है क्या, देखो क्रियात्मक समूह, और ये प्रतिस्थापी है। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं प्रतिस्थापी क्या होता है। जब आप कार्बन की श्रृंखला का चयन कर लेते हो तो बाहर आपको 2 ही चीज दिखती हैं, ढंग से सुन लो। कार्बन की जैसे मैंने ये श्रृंखला चयन करी तो इस समय मुझे बाहर 2 ही चीज दिख रही हैं, ये क्रियात्मक समूह है Z समूह, और ये मैथिल है, हाइड्रोकार्बन मूलक प्रतिस्थापी होते हैं। तो जब आप कार्बन की श्रृंखला का चयन कर लोगे तो आपको बाहर 2 ही चीज दिखेंगी, या तो क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी। हाइड्रोकार्बन मूलक या हेलोजन आपको बाहर दिखा तो वो प्रतिस्थापी होगा, ये क्रियात्मक समूह।
तो उस कार्बन की श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें जो बड़ी हो, ये 4 की भी है, इसमें क्रियात्मक समूह भी उपस्थित है, प्रतिस्थापी भी उपस्थित है। लड़का कहता है मैं ये चयन कर लेता तो हाँ ये भी सही होती, इसमें भी क्रियात्मक समूह आता और प्रतिस्थापी आता, अगर ये चुनते तो ये भी प्रतिस्थापी हो जाता। तो उस कार्बन की श्रृंखला का चयन करो जो बड़ी हो तथा जिसमें, बड़ा सिंपल है पर प्रैक्टिस चाहिए आपको, जिसमें क्रियात्मक समूह द्विबंध, त्रिबंध या प्रतिस्थापी उपस्थित हो। मैं आपको और एग्जाम्पल बताऊंगा, पर इसको एक बार यहां तक नोट करें, फिर आगे अपन बढ़ेंगे। फटाफट लिखो, चलो मैं लिखाता हूं। हेड डालो, कार्बन की श्रृंखला का चयन करने के नियम। कार्बन की श्रृंखला का चयन करने के नियम, ठीक है। कार्बन की श्रृंखला का चयन करने के नियम। अब डालो इसमें नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 डाल दिया। नियम नंबर 1 लिखो। लिखो, उस कार्बन की श्रृंखला का चयन करते हैं, उस कार्बन की श्रृंखला का चयन करते हैं जो बड़ी हो, उस कार्बन की श्रृंखला का चयन करते हैं जो बड़ी हो तथा जिसमें क्रियात्मक समूह, तथा जिसमें क्रियात्मक समूह, कोष्टक में लिखना जेड समूह, तथा जिसमें क्रियात्मक समूह, कोष्टक में लिखो जेड समूह। तो क्रियात्मक समूह का मतलब समझ गए, जेड समूह, कोष्ट कॉमा द्विबंध ऑब्लिक त्रिबंध, बोर्ड पर देख लो, द्विबंध ऑब्लिक त्रिबंध या प्रतिस्थापी उपस्थित हो। तो प्रतिस्थापी का मतलब अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, आप सोचे कि अभी सब समझ में आ जाए। प्रतिस्थापी का मतलब है हाइड्रोकार्बन मूलक या हैलोजन, अभी ये समझो। द्विबंध, त्रिबंध या प्रतिस्थापी उपस्थित हो, ठीक है। और ये एग्जाम्पल आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिख रखे हैं मैंने, ये लिख लो आप। तो उस कार्बन की श्रृंखला का चयन करो जो बड़ी हो तथा जिसमें क्रियात्मक समूह द्विबंध, त्रिबंध या प्रतिस्थापी उपस्थित हो। फटाफट लिखो। हाँ भाई, लिख लिए ना? जल्दी लिखा करो, वीडियो को पॉज कर लिया करो भाई। चलो भाई, अब मैं आपको देता हूं अगला। देखो एक एग्जाम्पल है ना, 4th एग्जाम्पल, ढंग से देखो, ये चीजें एग्जाम्पल से समझ में आएंगी आपको, सही है। जैसे मैंने आपके सामने ये लिखा CH3 CH, सही है, और नीचे लिख दिया CH2 CH3, CH, यहां लिख दिया मैंने NH2। अब मैंने कहा आप करो, इसमें मुझे ये बताओ कमेंट में कितने कार्बन की श्रृंखला आएगी इसमें। तो देखो इसमें कार्बन की श्रृंखला कितने की आएगी, जल्दी कमेंट करो, बताओ कितने कार्बन की श्रृंखला आएगी, जल्दी करो। तो इसमें आएगी दोस्तों 5 कार्बन की श्रृंखला। देखो
लड़का कहता है कि साहब ये कार्बन की श्रृंखला 4 की है, मैंने कहा बिल्कुल सही। और ये कार्बन की श्रृंखला कितने की, 1 2 3 4 और 5, ये बड़ी है और इसमें क्रियात्मक समूह भी उपस्थित है। क्रियात्मक समूह जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है इस कार्बन की श्रृंखला से, ढंग से देखो। ये कार्बन की श्रृंखला सही चयन की है क्या मैंने, ये 5 कार्बन की भी है, मतलब बड़ी भी है और इसमें क्रियात्मक समूह भी जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन की श्रृंखला सही है। लड़का कहता है ये 4 की चयन करूं तो ये गलत है, इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है। तो मैं यही तो कह रहा हूं, उस कार्बन की श्रृंखला का चयन करो जिसमें क्रियात्मक समूह, द्विबंध त्रिबंध या प्रतिस्थापी उपस्थित हो। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने ये लिखा आपके सामने एक और एग्जांपल, ये तो एग्जांपल नंबर 4 है, अपना दिमाग लगाते चलना भाई। अब एग्जांपल नंबर आपको 5 देता हूं। मैंने लिखा मान लो CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। अब मैंने कहा कि इसमें आप बताओ कार्बन की श्रृंखला कौन सी आएगी। ठीक है, देखो ये कार्बन की श्रृंखला 4 की है और ये कार्बन की श्रृंखला भी 4 की है। 3 की तो चयन नहीं करोगे, ये 3 की है, बड़ी चयन करनी है। ये कार्बन की श्रृंखला 4 की है और इसमें देखो द्विबंध भी आ गया। अब यहाँ पर कोई क्रियात्मक समूह तो है ही नहीं, तो इस कार्बन की श्रृंखला का चयन करूंगा मैं, इसमें मुझे द्विबंध आ जाएगा। सही है, प्रतिस्थापी को आप नेग्लेक्ट करो। मैं आपसे एक बार कह रहा हूं, आप तो ये समझो हमें उस कार्बन की श्रृंखला का चयन करना है जो बड़ी हो, जिसमें क्रियात्मक समूह द्विबंध त्रिबंध उपस्थित हो। या अब इस कार्बन की श्रृंखला का चयन करते तो इसमें द्विबंध आता क्या, नहीं, और इसका चयन कर रहा हूं तो इसमें क्या आ गया, द्विबंध आ गया, तो ये करेक्ट है। क्लियर। अगला एग्जांपल दिया, अब देखो मैंने लिखा CH3 C CH2Cl CH2CH3, इसमें कार्बन की श्रृंखला का चयन करना है। देख लो, हाँ, ये कार्बन की श्रृंखला का चयन होगा, कार्बन की श्रृंखला चयन करनी है, 4 कार्बन की। लड़का कहता है क्यों, क्योंकि देखो हेलोजन है प्रतिस्थापी, यहां कोई क्रियात्मक समूह तो है नहीं, है क्या, कोई जेड समूह दिख रहा है आपको, कहीं द्विबंध त्रिबंध दिख रहा है क्या, नहीं, यहां प्रतिस्थापी दिख रहा है। तो ये कार्बन की श्रृंखला 4 की है, इससे प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, जुड़ रहा है ना इस कार्बन से, कार्बन की श्रृंखला के इस कार्बन से। अगर मैं इस कार्बन की श्रृंखला का चयन करता तो इससे प्रतिस्थापी थोड़ा जुड़ा होता, तो उस कार्बन की श्रृंखला का चयन करते हो जो बड़ी हो, जिसमें क्रियात्मक समूह द्विबंध त्रिबंध या क्या उपस्थित हो, प्रतिस्थापी। अच्छा, अब लड़के के मन में एक बात आ रही होगी, साहब ऐसी कार्बन की श्रृंखला आ जाए तो जिसमें क्रियात्मक समूह या द्विबंध त्रिबंध दोनों प्रेजेंट हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, लड़का कहता है कि साहब ऐसी कार्बन की श्रृंखला आ जाए CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CHOH और CH3। अब इसमें देखो आप दो चीज हैं, क्रियात्मक समूह भी है, प्रतिस्थापित तो आपको दिखता नहीं है, हैलोजन तो दिख जाएगा पर मेथिल एथिल जो है, हैलोजन तो आपको दिख जाएगा, हाइड्रोकार्बन मूलक आपको दिखेगा नहीं। यहां देखो आप, इसमें क्रियात्मक समूह है या नहीं है, जेड समूह और द्विबंध भी है। अब जब दोनों ही आ जाए तो दोनों को ही कार्बन की श्रृंखला में लो, इसमें क्या है, समझने का खेल ज्यादा है। मैंने ये कार्बन की श्रृंखला चुनी, इसमें देखो क्रियात्मक समूह भी जुड़ा हुआ है, द्विबंध भी है। अगर आप इस कार्बन की श्रृंखला को चुनते तो इसमें आप किसको छोड़ देते, द्विबंध को। देखो अगर किसी में क्रियात्मक समूह है या द्विबंध त्रिबंध है या प्रतिस्थापी है तो उसको कार्बन की श्रृंखला में लेना है। अगर इनमें से दोनों आ जाए, कोई भी क्रियात्मक समूह भी आ जाए और द्विबंध भी आ जाए तो दोनों को कार्बन श्रृंखला में ले लो, द्विबंध आ जाए प्रतिस्थापी आ जाए तो दोनों को कार्बन की श्रृंखला में ले लो। इस तरह से आपको करना है। तो इन एग्जाम्पलों को भी आप लिखो, धीरे धीरे आपके समझ में बैठने लगेगा ये।
सही है। तो उस कार्बन की श्रृंखला का चयन करो जो बड़ी हो, जिसमें द्विबंध त्रिबंध क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी उपस्थित हो। इसको ज्यादा दिमाग लगा करके मत समझना, लाइट वेट में समझना, आपके ये धीरे धीरे बिल्कुल ढंग से समझ में आएगा। क्लियर? इनको फटाफट लिखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब आप देखो नियम नंबर 2। नियम नंबर 1 आपको समझा चुका हूं। अब 2 ढंग से घर पर पढ़ना भाई, है ना। नियम नंबर 2 देखो, कार्बन की श्रृंखला के चयन करने के नियम पढ़ रहे हैं। वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो, वापस ले लो बैक अगर किसी ने नहीं लिखा है तो, और फिर वीडियो को बीच में से क्लिक करके पॉज कर लो और फिर लिख लिया करो। नियम नंबर 2 देखो, दूसरा नियम मैं ये कह रहा हूं, उस कार्बन की श्रृंखला का चयन करते हैं, या ऐसे कहूं मैं, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह के कार्बन को कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह मतलब जेड समूह के कार्बन को कार्बन की श्रृंखला में लेते हैं। कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह के कार्बन को कार्बन की श्रृंखला में लेते हैं। कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह जानते हो, देख से याद करो, ये कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है। ये जेड समूह है या नहीं है, सिस्टम सेकंड का है, तो ये कार्बन युक्त है या नहीं है। मैंने कहा C डबल बॉन्ड OOH, अब कहूं ये कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है या नहीं है। मैंने लिखा C डबल बॉन्ड ONH2, अब आपसे पूछूं ये कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है या नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूं, जो कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है दोस्तों, उनके कार्बन को कार्बन की श्रृंखला में लेते हैं। देखो इधर जैसे मैंने आपके सामने ये लिखा, एग्जाम्पल फर्स्ट, मैंने लिखा CH3 CN CH2 CH3, सही है। अब देखो इसमें कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है CN कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है सिस्टम फर्स्ट में। तो इसके कार्बन को आपको कार्बन की श्रृंखला में लेना है, मतलब श्रृंखला यहां से स्टार्ट करनी है। और अब आप सोच लो कितने कार्बन श्रृंखला आएगी। अगर आप यहां से स्टार्ट करके इधर जाओगे तो 3 की आएगी, और इधर जाओगे तो 4 की। बड़ी का ही चयन करोगे ना, नियम नंबर 1 कहता है। तो कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है, इसके कार्बन को मैंने श्रृंखला में ले लिया है, तो कुल कितने कार्बन की श्रृंखला आ गई है, 4 की। दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूं, मैंने लिखा CH3 CH नीचे C डबल बॉन्ड OH, फिर CH2। अब इसमें ढंग से देखो, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह देखो, ये फर्स्ट एग्जाम्पल और ये सेकंड। कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह एक तो ये है और एक ये है, ये दोनों एक जैसे ही तो है, और इनके कार्बन को श्रृंखला में लेना है। तो यहां से कार्बन की श्रृंखला स्टार्ट कर दें और एक यहां से कर दें, अब दोनों को बढ़ा दें, तो कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह के कार्बन को श्रृंखला में लेना है, आ जाएगा। तो इसमें कितने कार्बन की श्रृंखला आएगी, 4 कार्बन की। तो नियम तो बहुत सरल है, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह के कार्बन को कार्बन की श्रृंखला में आपको लेना है। तो आप डालो आप नियम नंबर 2 और लिखो इसमें,
कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह के कार्बन को, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह के कार्बन को कार्बन की श्रृंखला में लेते हैं। कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह के कार्बन को कार्बन की श्रृंखला में लेते हैं। और अब एग्जाम्पल 2 आपके सामने लिखे हुए हैं, इन्हें आप नोट करें। फटाफट नोट करें। ठीक है, अब मैं विदा लेता हूं और आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे अब हम।